निशान जी, आप शुरू कीजिए, ज्वाइन कर चुके हैं। जी सर, शुरू करता हूँ। शुभ संध्या। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 604 दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत हो गए कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का आदान प्रदान करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं कि मैं आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर अंशुल मैम का परिचय देना चाहूंगा। मैम HOD एसोसिएट प्रोफेसर 2023 टिल डेट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी कैकरी अजमेर। एसोसिएट प्रोफेसर और 2070 टू 2023 स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथी फिजिशियन 2070 ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल झुंझुनू, मेडिकल ऑफिसर 2030 टू 2013। पब्लिकेशंस मैम के कुछ पब्लिकेशंस है: साइकोसोमेटिक डिजीज, एलोपेशिया विथ एक्रोफोबिया एंड इंडिविजुअलाइज होम्योपैथी मेडिसिन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ लैकेसिस, acute rheumatic fever and hypothyroidism homeopathy leading holistic health, और IBS irritable bowel syndrome homeopathic therapeutics। पहले भी मैम ने वेबिनार कर चुके IAPH में टू द पहले जो किया था मैम ने COPD विथ होम्योपैथी मैनेजमेंट, आसन विथ प्राणायाम रेस्पिरेटरी एलिमेंट 2023 में, और दूसरा वेबिनार था र्यूमेटिक ऑर्थराइटिक होम्योपैथिक मैनेजमेंट 2024 में, जनवरी में। और मैम ने सोशली बहुत ही अवेयरनेस किया होम्योपैथी के लिए, और कोविड-19 में बहुत ही अच्छा काम किया मैम ने। जैसे कॉन्फ्रेंस के थ्रू वर्कशॉप किया और टीवी प्रोग्राम भी किए मैम ने। होम्योपैथी को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए और गांव गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मैम। और मैम के कुछ अवार्ड है, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर पासिंग नॉलेज एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय डॉक्टर लाल सिंह फाउंडेशन, awarded by Bharat Vikas Parishad Rajasthan Kekri branch for support contribution as a symbol of Abra Chinam, awarded on International Women Day 2021 for outstanding contribution to society by मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान। आज का जो हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर और होम्योपैथिक मैनेजमेंट। मैं अब मुख्य अतिथि से आग्रह करना चाहूंगा कि आज का अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू सो मच सर। शुभ संध्या। सबसे पहले मैं IFPH टीम के आदरणीय डॉक्टर साहनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। इसके साथ ही मैं IFPH प्लेटफॉर्म के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं आज के इस वेबिनार सेशन से जुड़े हुए सभी सम्माननीय डॉक्टर्स का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के मेरे वेबिनार का टॉपिक है पेप्टिक अल्सर डिजीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट। आज लैपटॉप में थोड़ा इशू आ रहा है तो मैं मोबाइल से ही कनेक्ट कर रही हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक्चुअली गूगल मीट इस पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो क्या मैं PPT को वैसे ही वर्बली बोल सकती हूँ? जी मैम, बोल सकते हो वैसे भी। ओके, थैंक यू।
सॉरी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो पाएगा। क्या मैं बैक कैमरा से कर सकती हूँ, लाइक अगर विजिबल हो पाए, पॉसिबल हो तो? हाँ, यस मैम, जैसे इजी होगा हाँ, बैक कोई कैमरा। दिक्कत नहीं, आप कर मोबाइल सकती से हैं। करने में क्या दिक्कत? मोबाइल से भी हो जाता है मैम। मोबाइल से स्क्रीन शेयर का जब मैं ऑप्शन क्लिक कर रही हूँ तो इमेज फ्रॉम फाइल डॉक्यूमेंट, मैंने व्हाट्सएप पे लिया है पीपीटी अपना, तो मैं क्या क्लिक करूँ? हाँ, तो आप एक आता है फुल स्क्रीन का या एंटायर स्क्रीन का, मोबाइल में और स्क्रॉल डाउन करिएगा जहाँ पे आपको मिल रहा था फोटो वोटो, तो आपका तो क्या पीडीएफ है ना? पीपीटी। पीपीटी तो मोबाइल में पीपीटी ओपन होता है। हाँ, होता है। हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स में जाएगा वो, पीपीटी का जो ऐप है उससे हो जाएगा ओपन। फिर पहले मोबाइल का फुल स्क्रीन शेयर कर दीजिए, फिर आप जो भी मोबाइल में देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा। ओके ओके, सॉरी, नहीं हो पा रहा है। मैं मोबाइल के बैक कैमरा से करूं? ठीक है मैम, तब करिए, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, पीयूडी एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट। तो पेप्टिक अल्सर को समझने से पहले हमें समझना रहेगा कि अल्सर बेसिकली क्या होता है। तो अल्सर जो है, अल्सर में क्या होता है, बेसिकली एक सेगमेंटल या एक्सटेंसिव लॉस हो रहा है एपिडर्मिस का। जो भी हमारे स्टमक है, जो भी जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनमें सब में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे होता है डर्मिस। आप लोगों को विजिबल हो पा रहा होगा मे बी। सर, विजिबल है स्लाइड्स बैक कैमरा से? यस यस यस, विजिबल है, विजिबल है। ओके, तो अल्सर जो है, अल्सर को बेसिकली अपन सेगमेंटल या एक्सटेंसिव लॉस हो रहा है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन का। तो बेसिकली जो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर और डर्मिस उसके नीचे वाली लेयर, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अल्सर में बेसिकली क्या हो रहा है, जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो इरोड हो गई है, और उसके साथ में आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी इरोड हो जाती है। तो दोनों लेयर का इरोडेशन हो रहा है, दोनों लेयर ही ब्रेक डाउन हो रही है, वो हो गया आपका अल्सर। और अल्सर से मिलता जुलता एक टर्म होता है, दैट इज इरोजन। इरोजन अल्सर से थोड़ा डिफरेंट है, इरोजन में थोड़ा कम लॉस होता है। इरोजन में बेसिकली क्या हो रहा है कि पार्शियल लॉस है एपिथेलियम का विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन लेफ्ट इंटेक्ट। तो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों के बीच का जो पोर्शन है वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इरोजन में जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका इंटेक्ट रहता है। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन। तो पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन पार्ट में है कि द वर्ड पेप्टिक मीन्स टू डाइजेस्ट। पेप्टिक जो वर्ड है उसका मीनिंग ही होता है टू डाइजेस्ट। ये हम आगे पढ़ेंगे कि पेप्टिक का मीनिंग डाइजेस्ट, टू डाइजेस्ट है, और इसी टू डाइजेस्ट की वजह से ही पेप्टिक अल्सर को पेप्टिक अल्सर ही बोला जाता है। एंड अल्सर का मीनिंग होता है ए सोर और ए वुंड। कोई भी घाव या फिर कोई एक वुंड हो गया है उसको हम अल्सर कहते हैं। जैसे कि हमारी स्किन के अंदर भी बहुत बार कुछ ना कुछ, कहीं ना कोई इंजरी हो जाती है, उस इंजरी की वजह से टिश्यूज एक्सपोज हो जाते हैं और वहां पे एक सोर या वुंड हो जाता है। तो ये जो सोर या वुंड है वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन एक एक्सटर्नल वुंड है, फॉर एग्जाम्पल बेडरिडन जो पेशेंट्स हैं, जो लंबे समय से, काफी समय से बेड पे ही रहते हैं, तो उन लोगों में अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, और उन अल्सर्स को हम प्रेशर सोर, बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर से बोलते हैं। ये अल्सर एक्सटर्नली होते हैं, और इन्हीं एक्सटर्नल अल्सर्स की तरह ही हमारी बॉडी में इंटरनल अल्सर्स भी हो सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन है, इंटरनल म्यूकोसा जो लेयर है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो जो पेप्टिक अल्सर जो है, पेप्टिक अल्सर बेसिकली लोकेशन वाइज, पेप्टिक अल्सर बॉडी में कहाँ हो रहा है उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग पेप्टिक अल्सर बेसिकली दो टाइप का होता है। फर्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर, सेकंड है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर जो है वो मोर कॉमन होता है, गैस्ट्रिक अल्सर लेस कॉमन है। गैस्ट्रिक अल्सर जो है, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक में स्टमक का जो लेसर कर्वेचर है, उस लेसर कर्वेचर पे गैस्ट्रिक अल्सर मोस्टली होते हैं। लेसर कर्वेचर पे जो स्टमक की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, जिसको कि म्यूकोजल वॉल कहते हैं, उसमें जो डैमेज हो जाएगा वो कहलाएगा आपका गैस्ट्रिक अल्सर। और ड्यूडेनल अल्सर जो मोर कॉमन है, वो कैसे, वो कहाँ होंगे, ये स्टमक है, स्टमक का एंड पार्ट है, दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर।
पाइलोरिक स्फिंक्टर का आगे की तरफ कंटिन्यूएशन में जा रहा है ये ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में अगर ड्यूडेनम की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो वो आपका होता है ड्यूडेनल अल्सर, और ये मोर कॉमन है। इनके अलावा एक थर्ड टाइप का अल्सर जो पेप्टिक अल्सर में आता है वो है ईसोफेजियल अल्सर, यानी कि इस ईसोफेगस में भी कई बार अल्सर्स हो जाते हैं, उसे हम ईसोफेजियल अल्सर भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत लेस कॉमन है। सबसे ज्यादा यदि पेप्टिक अल्सर की बात की जाए तो मेनली दो अल्सर्स मिलते हैं, फर्स्ट वन इज पेप्टिक अल्सर एंड सेकेंड वन इज ड्यूडेनल अल्सर, जो कि ज्यादा कॉमन होते हैं। तो अल्सर बेसिकली होते कैसे हैं, तो इसके लिए है कि the ulcer occurs when the mucous membrane of these organ get eroded means वहां पे डैमेज हो गए हैं to the point when the epithelium is exposed to gastric acid and pepsin। अब जो स्टमक है, स्टमक में हमारे क्या क्या बन रहा है, स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन्स बनते हैं, राइट। फूड के डाइजेशन के लिए, फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमारे स्टमक में दो टाइप की चीजें मेनली होती हैं, गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन। तो गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन जो हैं ये एक्सपोज हो जाएंगी क्योंकि इनका सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, उस वजह से अल्सर्स बनते हैं। तो अल्सर होने के लिए बेसिकली दो चीजें चाहिए होती हैं। सेकंड पॉइंट में है कि पेप्टिक अल्सर्स occur when there is normal balance between factors that promote mucosal injury। पेप्टिक अल्सर कब होगा, दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि म्यूकोसल इंजरी जो है वो फैक्टर्स बढ़ गए, यानी कि ऐसे कुछ फैक्टर्स जो कि म्यूकस जो स्टमक की जो इनरमोस्ट लाइनिंग है, म्यूकोसल लेयर जो है उसको इंजर कर रहे हैं, वो फैक्टर्स बढ़ गए। अब म्यूकस की स्टमक की जो इनरमोस्ट लाइनिंग जो है उसको इंजर करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड है, एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, एसिड ज्यादा होगा तो स्टमक की इनरमोस्ट लाइन डैमेज हो सकती है। सेकंड है पेप्सिन। पेप्सिन जो है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि बेसिकली आपके प्रोटीन का डाइजेशन करता है, राइट। लेकिन पेप्सिन प्रोटोलाइटिक प्रोटियोलाइटिक तो होता ही होता है, साथ साथ में पेप्सिन जो है वो म्यूकोलाइटिक भी है, यानी कि वो म्यूकस जो स्टमक का जो इनरमोस्ट लेयर जो होता है म्यूकस लेयर उसको भी वो डाइजेस्ट कर सकता है अगर पेप्सिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो, राइट। तो अल्सर बनने के लिए दो फैक्टर हमने बात कर रहे थे। फर्स्ट है कि जो म्यूकोसल इंजरी को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे फैक्टर, तो उनमें एक तो हो गया गैस्ट्रिक एसिड बढ़ गया, दूसरा हो गया आपका पेप्सिन बढ़ गया। दूसरी चीज जो अल्सर होने में क्या कॉज हो सकता है कि फैक्टर्स दैट प्रोटेक्ट म्यूकोसा, जो ऐसे फैक्टर्स जो आपकी म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो फैक्टर जो है वो कम हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूकस को प्रोटेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, हमारी जो स्टमक की इनरमोस्ट लेयर है वो इंटेक्ट है, बाइकार्बोनेट सिक्रेशंस हैं वो प्रॉपर हैं। बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये भी स्टमक की सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, और बाइकार्बोनेट क्या है, एक तरह का बेसिक बेस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो एसिडिक एनवायरनमेंट कम होगा तो आपका अल्सर बनने की टेंडेंसी कम होती है, राइट। अब स्टमक अल्सर को और डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि स्टमक वॉल जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, कि स्टमक वॉल है उसमें बेसिकली होता क्या क्या है। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब ऑर्गन्स एक प्रॉपर वॉल से प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे कि अगर हम हमारी बात करें तो हम भी एक रूम में बैठे हैं और वो जो रूम है वो चारों तरफ एक वॉल से प्रोटेक्टेड है, और हम उस जो एक रूम जो है जिसमें चारों तरफ एक सराउंडेड वॉल से है, उस वॉल के थ्रू हम उस रूम में प्रोटेक्शन फील करते हैं। तो हमारे रूम की जो वॉल है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स लगी हुई हैं, सीमेंट है, पुट्टी है, इन सब चीजों से वो वॉल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल बनती है। वैसे ही स्टमक की जो वॉल है या फिर हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो वॉल है वो, ओ सॉरी स्क्रीन इज मूविंग टू मच, राइट, ओके, अभी ठीक है। यस मैम ठीक है अभी। ओके, तो जैसे कि हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे रूम की जो वॉल है वैसे ही हमारे कंप्लीट बॉडी कंप्लीट जो इंटायर एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसमें जितने भी ऑर्गन्स उन सबके सराउंडिंग भी एक वॉल रहती है। वो वॉल हमारे ऑर्गन्स को एक प्रॉपर सेफ, उस वॉल के अंदर हमारे सारे ऑर्गन सेफ रहते हैं। तो स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक की लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये जो लेयर है स्टमक की वॉल में, तो आउटर मोस्ट से अगर हम बात करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट होती है ये सिरोसा। सिरोसा जो लेयर है वो सबसे आउटर मोस्ट है, उससे अंदर की तरफ होती है मसल लेयर, उससे अंदर सब म्यूकोसा, और इनर मोस्ट होती है म्यूकोसा लेयर, राइट। ये चार लेयर होती हैं जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती हैं।
outermost serosa, then muscle layer, then submucosa and then mucosa layer, right? तो सबसे पहले हम outermost जो लेयर है सिरोसा की बात करते हैं। तो सिरोसा जो लेयर है, सिरोसा लेयर जो है, सिरोसा इज द स्ट्रॉन्ग outermost layer of the stomach. It consists of thin layer of connective tissue. सिरोसा क्या है? outermost layer है स्टमक की, और इस outermost है, कोई भी चीज outermost होगी तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगी। तो इसमें सिरोसा में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यूज क्या काम करेंगे स्टमक में? स्टमक को अपने प्लेस पे फिक्स करके रखते हैं, ताकि स्टमक अपनी प्लेस पे फिक्स रहे, ज्यादा मूव नहीं करे, राइट? उससे अंदर की तरफ होती है मस्कुलरिस लेयर। जैसा कि नाम से क्लियर है, मस्कुलरिस मींस मसल लेयर, राइट? तो मसल लेयर ये क्या काम करती है? इट कॉन्ट्रैक्ट द स्टमक वॉल टुगेदर टू हेल्प मूव पार्टली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्मॉल बॉल, राइट? तो मसल लेयर क्या काम करेगी? मसल लेयर की वजह से सारा स्टमक एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से स्टमक में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो आगे की तरफ स्मॉल बाउल में मूवमेंट करेगा, ओके? उससे अंदर की तरफ होती है ये सबम्यूकोसा, ठीक है? ये होगी आपकी आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा। सिरोसा का काम, सिरोसा में क्या था? कनेक्टिव टिश्यूज थे। उसके बाद में मस्कुलरिस लेयर, जिसमें कि मसल्स हैं, और वो मसल्स स्टमक को एक साथ कांटेक्ट करवाती हैं, जिसकी वजह से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो आगे स्मॉल बाउल में ट्रेवल करता है। उससे अंदर होती है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज, नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि म्यूकोसा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट? अब आता है इनरमोस्ट लेयर, जिसका कि मेन कॉजेटिव फैक्टर होता है अल्सर बनने में, जिसमें कि अल्सर बनते हैं। तो इनरमोस्ट लेयर है म्यूकोसा। म्यूकोसा इज द इनरमोस्ट लेयर। इट कनेक्ट विद द फूड व्हेन फूड एंटर इन द स्टमक, ठीक है? इनरमोस्ट लेयर है मींस स्टमक का इनरमोस्ट लेयर हो गया म्यूकोसा। यानी कि जब भी फूड हम खाते हैं, फूड हमारे स्टमक में एंटर होता है, तो फूड किसके कांटेक्ट में आएगा? म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएगा। और जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आएगा, जैसे ही फूड म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएगा, तो म्यूकोसा में बहुत सारी कुछ सेल्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स और HCl सिक्रीट करती हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स और HCl है, ये फिर आगे डाइजेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो इसमें स्टमक में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, जो कि हैं फर्स्ट है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं? म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को, ठीक है? गॉबलेट सेल्स क्या करती है? स्टमक की म्यूकस लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रही है। स्टमक में जो म्यूकस है वो ही स्टमक के बहुत ज्यादा अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर स्टमक में जो गॉबलेट सेल्स है वो म्यूकस बनाती हैं, जो कि इसके स्टमक की एसिडिक इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड नंबर पे आता है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स जो होती हैं वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं, राइट? तो पैराइटल सेल गैस्ट्रिक एसिड के साथ साथ में पैराइटल सेल जो है वो ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट करती हैं, जो कि इसके अलावा फिर नेक्स्ट आता है चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्या करती हैं? पेप्सिनोजन सिक्रीट करती हैं। अभी जो पेप्सिनोजन जो है, ये वो ही पेप्सिनोजन है जो कि स्टमक की इनरमोस्ट लाइनिंग जो है, जिसमें HCl और पेप्सिन सिक्रीट हो रहा था, और पेप्सिन का अमाउंट अगर ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से पेप्सिन ज्यादा अमाउंट में होगा, तो वो आगे चल के स्टमक की इनरमोस्ट लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, राइट? तो ये पेप्सिनोजन है। तो पेप्सिनोजन क्या है? प्रोटीज प्रीकर्सर है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए HCl की नीड होती है। यानी कि पेप्सिनोजन एक्टिव तभी होगा जब स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, तो इसलिए एसिडिक इन्वायरमेंट की भी नीड होती है हमारे फूड के डाइजेशन में और प्रोटीन के डाइजेशन में। उसके बाद में नेक्स्ट सेल टाइप आता है सोमेटोस्टेटिन। डी सेल सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करती हैं, जो कि एसिडिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, यानी कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, उसके इंजरी से या उसमें अल्सर होने से डैमेज प्रोटेक्ट करता है। और लास्ट टाइप की सेल आती है डी सेल। डी सेल गैस्ट्रिन सिक्रीट करती है, जो कि एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है, राइट? तो अगर हम ये 5 सेल्स हो गई, गॉबलेट सेल, पैराइटल सेल, चीफ सेल और डी सेल एंड जी सेल। तो इन सब में अगर हम बात करें कि स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट कौन सी सेल्स कर रही हैं, तो गॉबलेट सेल जो है, जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रही है, और म्यूकस क्या करता है? अल्सर के फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करता है। दूसरे टाइप के जो प्रोटेक्शन की सेल है वो आपकी आती हैं
ये डी सेल और जो कि स्टमक के एसिड के सिक्रीशन को कम करती हैं। नेक्स्ट आता है कि स्टमक में एक फॉल्वुलर सेल्स भी होती है। स्टमक में जो सबसे इनरमोस्ट लेयर जो थी म्यूकोसा लेयर जो है, इसके भी ऊपर की तरफ एक लेयर होती है, थिन लेयर जो रहती है कॉलमनर एपिथेलियम की। तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियम जो लेयर है वो आपका सिक्रीट करता है थिक लेयर ऑफ म्यूकस। तो म्यूकस जितना ज्यादा सिक्रीट होगा उतना ही आपका स्टमक जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन में रहता है। और दूसरा जो ये म्यूकस लेयर जो है वो बाइकार्बोनेट आयन भी सिक्रीट करती है, जो कि हार्श एसिड जो है उससे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। अब ये कंक्लूजन है इनका कि स्टमक डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें कि स्टमक को हम डिफेंस कैसे कर सकते हैं, तो स्टमक डिफेंस सिस्टम में बेसिकली 3 चीजें हैं। म्यूकस लेयर जो है, म्यूकस लेयर क्या करती है, कोट्स एंड लाइंस द स्टमक। म्यूकस लेयर स्टमक को लाइन कर रही है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एसिडिक इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, अल्सर्स के अगेंस्ट। सेकेंड है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है, बेसिक बेस है जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, और ये भी हमारे अल्सर फॉर्मेशन से में प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है प्रोटेक्शन स्टमक डिफेंस सिस्टम में प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ये म्यूकस प्रोडक्शन को और बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में स्टमक फाइट कर सकता है। नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी, कि अब तक हमने बात की कि स्टमक के वॉल की, स्टमक अल्सर होते कैसे हैं। अब आता है एपिडेमियोलॉजी की स्टमक अल्सर कितना प्रिवेलेंट है। तो ग्लोबल प्रिवेलेंस की अगर बात की जाए तो स्टमक जो पेप्टिक अल्सर है वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% पॉपुलेशन में वर्ल्ड वाइड देखा गया है, और इसका जो इंसिडेंस है वो अभी डिक्लाइन हो रहा है। पिछले कुछ डिकेड्स में पेप्टिक अल्सर डिजीज का जो इंसिडेंस है वो डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पेप्टिक अल्सर है इसका मेन कॉजेटिव फैक्टर जो है वो है एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हाइजीन की कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं, राइट। इसकी वजह से पिछले कुछ डिकेड्स में पेप्टिक अल्सर डिजीज की इरेडिकेशन हो रहा है, और कुछ इरेडिकेशन थेरेपीज भी चल रही है, इसकी वजह से इरेडिकेट हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, और डेवलप्ड कंट्रीज में काफी कम है। जियोग्राफिकल वेरिएशन देखा जाए तो हायर प्रिवेलेंस क्या है उन कंट्रीज में जो डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि वहां पे हाइजीन इतना प्रॉपर नहीं है उस वजह से, और लोअर प्रिवेलेंस होता है डेवलप्ड कंट्रीज में। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में हाइजीन अच्छी है, उस वजह से आपका एच पाइलोरी की वजह से तो इन्फेक्शन नहीं होगा। एच पाइलोरी वहां पे पॉजिटिव फैक्टर नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज में, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं उनका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, इस वजह से भी पेप्टिक अल्सर डिजीज वहां पे ज्यादा मिलती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो पॉजिटिव फैक्टर है पेप्टिक अल्सर डिजीज का, वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन ना होके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का हायर इंटेक होता है। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो एज देखा जाए तो एज में ड्यूडेनल अल्सर जो है उसमें मेल टू फीमेल रेशियो होता है 5:1, और गैस्ट्रिक अल्सर में होता है 2:1, यानी कि दोनों ही अल्सर जो हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, दोनों ही अल्सर फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। और ड्यूडेनल अल्सर जो है वो यंगर जनरेशन को अफेक्ट करता है। ड्यूडेनल अल्सर में जो एज ग्रुप होता है वो है 30 to 50 ईयर्स, और गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो अडल्ट एज ग्रुप में ज्यादा होता है, उसमें एज ग्रुप जो रहता है वो है अबव 60 ईयर्स। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स को अगर हम कंपाइल करते हैं तो रिस्क फैक्टर में फर्स्ट आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, एसिडिक ड्रिंक्स ले रहा है, बहुत ज्यादा मेडिकेशंस पे है, तो उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जो कि 90% केसेस जो हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। और जो ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है उसका ट्रांसपोर्ट इन्फेक्शन होता कैसे है, ये पर्सन टू पर्सन पास कैसे होता है, ये या तो फीकोरल रूट से होता है या फिर ऑरल टू ऑरल रूट से होता है। नेक्स्ट आता है इसमें एज। तो एज की बात की जाए तो ड्यूडेनल अल्सर जो है वो 30 to 50 ईयर की एज में होता है, और गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो ओवर द 60 ईयर्स की एज में रहते हैं। फिर जेंडर की बात की जाए तो जेंडर जो है ड्यूडेनल आर द इंक्रीजिंग इन द ओल्डर वुमेन। और जेनेटिक फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो जेनेटिक मोर लाइकली टू इन द फैमिली मेंबर ऑफ द जिनको फैमिली हिस्ट्री में गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर रहा है उन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं। और स्ट्रेस जो है
वो वर्स कर सकता है सिम्टम्स को। और ड्रग्स में जैसे हमने पहले भी बात की थी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का इंटेक करने से अल्सर्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो बेसिक जो मेन कॉजेज हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के, तो दो मेन कॉज हैं। फर्स्ट है एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंड सेकंड है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। फिर आता है टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर की बात की जाए तो अल्सर जो है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। टाइप्स की बात की जाए क्रॉनिसिटी के अकॉर्डिंग, तो अक्यूट पेप्टिक अल्सर एंड क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। अक्यूट पेप्टिक अल्सर में जैसा कि नाम से क्लियर है, अक्यूट है यानी कि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। यूजुअली सुपरफिशियल, इन्वॉल्व्स ओनली म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर कौन सी थी? स्टोमक की जो इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि अल्सर जो ये एच पाइलोरी जो है वो इन्वेड करता है, और एच पाइलोरी जो है वो म्यूकोसल जो लेयर है उसी में रेजिडेंस अपना बनाता है, उसी में कॉलोनीज फॉर्म करता है। यानी कि अक्यूट पेप्टिक अल्सर जो है वो सुपरफिशियली इन्वॉल्व करेगा और ओनली म्यूकस लेयर को। जैसे कि इस इमेज में है, ये जो म्यूकस लेयर जो सबसे आउटर इनर मोस्ट लेयर जो म्यूकस लेयर है उसको आपने इन्वॉल्व किया है, ये इनर मोस्ट म्यूकस लेयर को इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपका हो गया अक्यूट पेप्टिक अल्सर। एंड सेकंड आता है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर में क्या होता है? इट इज डीप, इट इज अ डीप विथ शार्प एजेस। क्रॉनिक जो पेप्टिक अल्सर है उसमें बहुत टाइम से अल्सर हो रखा है, तो वो डीप होगा, शार्प एजेस होंगे और बेस उसका क्लीन रहेगा, और बहुत लंबे समय से है तो वो इन्वॉल्व कर लेगा म्यूकोसा को और सब म्यूकोसा को। यानी कि जो म्यूकोसा लेयर जो थी उसके नीचे जो सब म्यूकोसा है उसको भी इन्वॉल्व कर लेगा, और कई बार वो उससे भी अंदर की तरफ जाके और जो एडजेसेंट ऑर्गन्स हैं, एडजेसेंट ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कि पेनक्रियास वगैरह को भी इन्वॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट आता है, अगर एक हॉल बन जाता है, ए हॉल दैट गोज थ्रू द स्टोमक एंड ड्यूडेनम इज कॉल्ड परफोरेशन। ये परफोरेट भी कर सकता है अगर बहुत अंदर तक चला गया तो, और उसे हम ये परफोरेटेड अल्सर भी बोलते हैं। अब स्टोमक में जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एसिड इंक्रीज करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस। अगर क्रॉनिक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस अगर किसी को बहुत लंबे समय से रह रहा है तो भी उसका स्टोमक में एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ता है। अगर कोई पेशेंट कोई पर्सन क्रॉनिक एल्कोहलिक है, बहुत ज्यादा कैफीन टी कॉफी का इंटेक कर रहा है, क्रॉनिक स्मोकर है, या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है, तो इन सब कंडीशंस की वजह से स्टमक में एसिड सिक्रेशन बढ़ सकता है। और इस एसिड सिक्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक में हमारे प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है? स्टमक की इनरमोस्ट लेयर जो कि म्यूकोसा लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि एच पाइलोरी या एनसेड्स के से हमें प्रोटेक्ट करती है। अब कॉजेज की अगर बात की जाए तो कॉजेज में जैसे कि हमने पहले देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में कि कॉजेज में सबसे मेन कॉज जो है वो है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी। एच पाइलोरी जो है वो 90% केसेस जो है गैस्ट्रिक अल्सर के और 75% केसेस ड्यूडेनल अल्सर के। तो एच पाइलोरी जो है वो मेन कल्प्रिट है अल्सर्स का। तो एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है जो कि बहुत इजीली हमारे स्टमक में इन्वेड कर जाता है। और स्टमक में इन्वेड करके ये स्टमक में इन्वेड कैसे करेगा, क्या इसके रीजन होते हैं? फूड और जो वाटर और फूड जो कॉन्टामिनेटेड है, वो फूड और कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के वॉमिट के थ्रू, स्टूल के थ्रू या सलाइवा के थ्रू स्प्रेड कर सकता है पर्सन टू पर्सन में, फिकोरल या ओरल टू ओरल रूट में। ये कहाँ इन्वेट तो कर गया, एच पाइलोरी इन्वेट करने के बाद में स्टमक में कहाँ रहता है? स्टमक की जो इनरमोस्ट लाइन है म्यूकोसल लेयर, उसमें इन्वेट करके वहां पे रहता है स्टमक में और ड्यूडेनम में। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टमक का इनरमोस्ट लेयर जो है वो तो इतना ज्यादा एसिडिक है, वहां इतना एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो वहां पे ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया सरवाइव कैसे कर पा रहा है? क्योंकि स्टमक इतना ज्यादा एसिडिक है, वो स्टमक की खुद की वॉल को डैमेज कर सकता है अगर वहां पे कोई डिफेंस मैकेनिज्म ना हो तो डेफिनेट है कि ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, उसके पास भी अपनी कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म है, इसी की वजह से वो इतने एसिडिक इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर पा रहे हैं। तो एच पाइलोरी की डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एच पाइलोरी बहुत क्लेवर है, तो ये अपना क्लेवरनेस इसका क्या है कि ये जो है एसिडिक इन्वायरमेंट में ये डैमेज ना हो जाए, ये किल ना हो जाए एसिडिक इन्वायरमेंट में, इसलिए ये क्या करता है? ये रिलीज करता है, यूरेज एंजाइम रिलीज करता है
जो कि स्टमक के एसिड मेकिंग सिस्टम को डैमेज करता है और न्यूट्रल एसिड को स्टमक से कम एसिड रिलीज होगा, जिसकी वजह से ये वहां पे इजीली रह पाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब एच पाइलोरी ने तो क्या किया, स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट को कम कर दिया। अब इसके डिफेंस मैकेनिज्म में स्टमक भी तो क्या करेगा, स्टमक क्या करेगा, और ज्यादा एसिड सिक्रीट करेगा। तो दो चीजें हो रही है, एक तो एच पाइलोरी ने क्या किया, स्टमक को एसिड को वहां पे इन्वेट कर गए हैं, स्टमक की म्यूकोसा में इन्वेट कर गए हैं और वहां पे एसिडिक इन्वायरमेंट को कम किया। उसको कंपेंसेट करने के लिए स्टमक ने मोर एसिड सिक्रीट किया है, जिसकी वजह से स्टमक लाइनिंग ज्यादा इरिटेट हो रही है। तो ये दोनों वजह से स्टमक का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो पुअर हो जाता है और अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कॉज है अल्सर्स का, वो है रेगुलर यूज ऑफ एनसेड्स। एनसेड्स क्या है, NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अब एनसेड्स क्या करती है हमारी बॉडी में, एनसेड्स क्या करती हैं, अल्सर फॉर्म करती हैं। और ये अल्सर कैसे फॉर्म करती हैं, बाय द इनहिबिटिंग द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एनसेड्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रेशन को कम कर देती हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, म्यूकस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, राइट। तो म्यूकस क्या था, डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क कर रहा था, स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट से डिफेंस मैकेनिज्म में सपोर्ट कर रहा था। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के दो फंक्शन है, एक तो इस म्यूकस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, दूसरा ये बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। तो बाइकार्बोनेट जो है वो एक बेस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और स्टमक की डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करते हैं। तो एनसेड्स मेनली जैसे एस्प्रिन है, आइब्रोफेन है, ये सब पेशेंट्स कब लेते हैं, बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेन में है, कोई लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सब के पेशेंट्स बहुत ज्यादा एनसेड्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये एनसेड्स क्या करेंगी, इरिटेट कर देती हैं और इन्फ्लेम कर देती है स्टमक की लाइनिंग को, जिसकी वजह से स्टमक की प्रोटेक्टिव लेयर है म्यूकस की, वो डैमेज हो जाती है और वहां पे अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, राइट। तो ये दो मेन कॉजेज थे, एक तो एच पाइलोरी एंड सेकंड है रेगुलर यूज ऑफ एनसेड्स। थर्ड अदर कॉजेज की अगर बात की जाए तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है वो एक रेयर डिजीज है जिसमें कि बहुत सारे ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं जिनको कि गैस्ट्रिनोमा कहते हैं। और ये जो गैस्ट्रिनोमा है ये बहुत लार्ज अमाउंट में गैस्ट्रीन सिक्रीट करते हैं, हार्मोन गैस्ट्रीन सिक्रीट करते हैं। हार्मोन गैस्ट्रीन जो है वो, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि गैस्ट्रीन जो है वो मोर एसिड सिक्रीशन करता है। तो यानी कि यहाँ पे गैस्ट्रिनोमा प्रोड्यूस हो गया, जो ट्यूमर्स हैं जिनको गैस्ट्रिनोमा कहते हैं वो प्रोड्यूस हो गए। और गैस्ट्रिनोमा क्या करते हैं, गैस्ट्रिन का सिक्रेशन बढ़ा देंगे और गैस्ट्रिन जो है वो एसिड का सिक्रेशन बढ़ा देंगे, तो वहां पे अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट है हेरिडेटरी फैक्टर। हेरिडेटरी फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो ब्लड ग्रुप ओ इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें हायर प्रीडिस्पोजिशन होता है ये पेप्टिक अल्सर होने का। थर्ड लास्ट वन है इरिटेंट्स। इरिटेंट्स में जैसे कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है, टी, कॉफी, स्पाइसेस, टोबैको, स्मोकिंग, ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है, तो उसकी वजह से भी उसमें अल्सर्स हो सकते हैं। एंड लास्ट इसमें आता है मिसिंग मील। अब क्वेश्चन आता है कि खाना नहीं खाने से अल्सर कैसे होंगे, क्योंकि जब मिसिंग मील होगा, कोई पेशेंट खाना नहीं खा रहा, तो एम्प्टी स्टमक में क्या होगा, एसिड सिक्रेशन ज्यादा होगा और वो एसिड अगर ज्यादा रहेगा तो वहां पे अल्सर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही पेशेंट फूड खाएगा, फूड इंटेक करेगा, तो क्या होगा, कुछ हद तक वो एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अगर बहुत ज्यादा बहुत टाइम तक कोई मील्स मिस कर रहा है, जैसे कि आजकल की इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच स्किप कर देते हैं, तो उन लोगों में भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया है कि मिसिंग मील्स की वजह से भी उनमें अल्सर्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। मेंटल स्ट्रेस जो है वो स्टमक पेप्टिक अल्सर की स्टमक सिम्टम्स को वर्स करता है। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए पेप्टिक अल्सर की, तो पैथोफिजियोलॉजी में ये सारे कॉजेज आ जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, जेनेटिकल रोल है, स्ट्रेस है, एनसेड्स है, एच पाइलोरी है। इन सब की वजह से क्या होगा, इम्पेयर्ड म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिड HCl और पेप्सिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा और अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कॉमन इन बोथ अल्सर्स। अब हम आगे के स्लाइड्स में तो पढ़ेंगे गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दोनों में
अलग अलग क्या सिम्टम आते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दोनों ही अल्सर्स में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, dull and burning pain in upper part of the abdomen and mid epigastric pain. dull pain रहता है upper part of abdomen में, और mid epigastric pain रहता है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकता है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग क्यों होगी? क्योंकि फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली एब्डोमेन में ब्लोटिंग रहेगी, उसको हार्ट बर्न रह सकता है, बेल्चिंग यानी बर्पिंग हो सकती है, उसको फीलिंग ऑफ फुलनेस यानी कंप्लीट पूरा टाइम उसको पेट में भारीपन लगेगा, पेट भरा भरा लगेगा, डिस्पेप्सिया रह सकता है, उसके साथ में नोजिया वॉमिटिंग भी पेशेंट को हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये दोनों ही अल्सर में कॉमन सिम्टम है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर में डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस आता है गैस्ट्रिक अल्सर में जो पेन होगा, पेन अकर्स हाफ टू 1 आवर आफ्टर मील। खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद में गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट को पेन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पेशेंट ने जब खाना खाया उसके आधे से 1 घंटे बाद में खाना जो है वो उसके स्टमक में चला गया, और जैसे ही खाना स्टमक में चला गया तो HCl, पेप्सिन, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है, डाइजेस्टिव जूसेस है, वो सिक्रीट होने लग गए, उसकी वजह से एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, तो पेन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ऐसे ही ड्यूडेनल अल्सर का जो पेन होता है, पेन अकर्स 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील। अब ड्यूडेनल अल्सर में जो पेन है वो 2 से 3 घंटे, खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद में पेन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पेशेंट ने खाना खाया, उस टाइम पे जब पेशेंट खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद में जब खाना पेट में स्टमक में फूड का जो डाइजेशन हो रहा है, उस टाइम पे स्टमक का जो एंड पार्ट होता है, जिसे कि हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो क्लोज रहता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो आपके स्टमक में ही रहेगा। स्टमक के नेक्स्ट पाइलोरिक स्फिंक्टर के आगे जो ये ड्यूडेनम जो रहता है, वहां पे फूड नहीं जाता है, तो इस वजह से ड्यूडेनम में तो फूड है ही नहीं, फूड का डाइजेशन चल रहा है स्टमक में। तो 2 से 3 घंटे के बाद में जब डाइजेशन स्टमक में हो गया, उसके बाद में फूड जाएगा ड्यूडेनम में, इसलिए ड्यूडेनम में जब फूड जाएगा उस टाइम पे पेन होगा। इसलिए ड्यूडेनल अल्सर जो है उनका पेन जो है वो 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील होता है, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस गैस्ट्रिक अल्सर में आता है, नो पेन अकर एट द आवर्स ऑफ स्लीप। यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेशेंट है, जब गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट सोएगा तो उसको सोते टाइम नींद में कोई भी दर्द नहीं होता पेट में, लेकिन ड्यूडेनल अल्सर का जो पेशेंट है वो रात में नींद में उठता है दर्द की वजह से और उठ के खाना खाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पेशेंट ने खाना खाया रात के टाइम पे 2 से 3 घंटे बाद पेशेंट सोया है, और जब पेशेंट सोया है उस टाइम पे वो फूड जो है वो ड्यूडेनम में आ गया, और ड्यूडेनम में जैसे ही फूड आएगा तो वापस अगेन एसिडिक इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से वहां पे अल्सर्स के सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे और वो पेन होगा, राइट। इस वजह से नेक्स्ट सिम्टम आता है गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेशेंट है उसमें वेट लॉस होता है, क्योंकि पेशेंट जो है उसको जैसे वो खाना खाएगा पेट में दर्द होगा, तो पेशेंट जो है वो खाना खाने से डर जाएगा, तो खाना नहीं खाएगा। इस वजह से गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेशेंट है उसका वेट लॉस होने लग जाता है, और ऐसे ड्यूडेनल अल्सर जो है उसमें वेट गेन होगा, क्योंकि पेशेंट को ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि वेट पेन क्यों हो रहा है, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही उसको खाली पेट होता है, जैसे ही उसको भूख लगती है तो उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। तो वो गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर का जो पेशेंट है वो भूखे पेट रह ही नहीं पाता है, जैसे ही भूख लगेगी पेट में दर्द होगा तो इमीडिएटली खाना खा लेगा, और खाना खाने के बाद में कुछ घंटों तक उसको पेट में दर्द नहीं होता है, इसलिए उसमें वेट गेन होने लग जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है गैस्ट्रिक अल्सर में हेमरेज जो है वो बहुत कॉमन है, और वो जो हेमरेज होंगे वो अपर जीआई ट्रैक्ट से होंगे, जैसे कि हेमेटेमेसिस हो सकता है, और हेमेटेमेसिस में जो ब्लड का कलर होगा वो कॉफी ग्राउंड कलर की वॉमिटिंग होती है, और ड्यूडेनल अल्सर जो है वो उसमें हेमरेज जो है वो बहुत कम होते हैं, और जो हेमरेज इसमें होंगे ड्यूडेनल अल्सर में वो लोअर जीआई ट्रैक्ट से होते हैं। लोअर जीआई ट्रैक्ट से जो हेमरेज होगा उससे हम बोलेंगे मेलेना। मेलेना क्या है? ब्लैक कलर का स्टूल जो रहता है। और नेक्स्ट डिफरेंस है गैस्ट्रिक अल्सर जो है, गैस्ट्रिक अल्सर में मैलिग्नेंसी हो सकती है, और ड्यूडेनल अल्सर जो है उसमें मैलिग्नेंसी लेस कॉमन है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। पेप्टिक अल्सर डिजीज की पेप्टिक जो अल्सर है उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? एक तो आता है इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग क्या है?
कि स्लोली ब्लीडिंग होती रहती है, क्योंकि अगर जो अल्सर है वो बहुत ज्यादा क्रोनिक है, बहुत लंबे टाइम से है, तो इन्वेड कर सकता है धीरे धीरे सारी लेयर्स को, यानी कि वो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर, बाद में सिरोसा, सबको इन्वेड करते करते लास्ट तक आ सकता है, तो वो ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। और वो अगर सीवियर ब्लीडिंग होगी तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी नीड होती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है परफोरेशन। वो परफोरेट भी कर सकता है, म्यूकोसल वॉल में एक होल क्रिएट कर सकता है, और एब्डोमिनल कैविटी में एक होल क्रिएट कर सकता है, जिसको कि पेरिटोनाइटिस बोलेंगे, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। नेक्स्ट गैस्ट्रिक कैंसर क्रिएट हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट अब आता है डायग्नोसिस। अब पेप्टिक अल्सर को हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो इसका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस जो है वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो है इसकी गैस्ट्रिक अल्सर के लिए जो हम एंडोस्कोपी करते हैं उसको हम बोलते हैं ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। जैसा कि नाम से क्लियर है, ईसोफेगस के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है और वो स्टोमक एंड ड्यूडेनम सारे पार्ट्स को विजुअलाइज करके देखा जाता है कि अल्सर कहाँ पे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस का मेथड है। सेकंड आता है डायग्नोसिस का मेथड जो है वो बैरियम स्वेलो। बैरियम स्वेलो कब करेंगे, जब एंडोस्कोपी किसी पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, उस कंडीशन में बैरियम स्वेलो दिया जाता है पेशेंट को। इसमें कोई एक सलाइन लिक्विड पिलाया जाता है, और ये बैरियम जो है, बैरियम जहां जहां जाएगा स्टमक लाइनिंग में, वहां पे रेडिएंट इफेक्ट कॉज करेगा, वहां पे शाइनिंग क्रिएट करेगा। तो इस स्टमक में जहां पे अल्सर है उस जगह पे वो ब्लैक पार्ट दिखेगा, बाकी पार्ट आपका रेडिएंट दिखेगा। तो अल्सर बहुत इजीली बैरियम स्वेलो के थ्रू फाइंड आउट हो जाते हैं। ये तो हो गए पेप्टिक अल्सर को कॉमनली हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। अब आता है एच पाइलोरी, जो है वो मेन कॉजेटिव फैक्टर था। तो एच पाइलोरी को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन है पेशेंट में। तो डायग्नोसिस का जो नेक्स्ट मेथड आता है एच पाइलोरी के लिए, वो है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्या है, एच पाइलोरी किसी पेशेंट में इन्फेक्शन है तो पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें पेशेंट को बोलेंगे कि एक्सेल करो। ठीक है, पेशेंट जब एक्सेल करेगा तो एक बैग लिया जाएगा, उसमें पेशेंट ने एक्सेल किया, वो एक बैग हमने अलग रख दिया। उसके बाद में पेशेंट को हम एक ड्रिंक पिलाते हैं, और उस ड्रिंक में यूरिया मिक्स होता है। यूरिया कंटेनिंग एक सॉल्यूशन पिलाते हैं, और वो सॉल्यूशन पिलवाने के 15 मिनट के बाद में पेशेंट को दूसरे बैग में एक्सेल करने के लिए बोलते हैं। तो जो फर्स्ट बैग था वो आपका एक बेस लाइन रहता है, उससे हम कंपेयर करके दूसरे बैग में देखते हैं। तो दूसरे बैग में जो एक्सेल करवाएंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा रहेगी। अब क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, क्योंकि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कैसे करेगा, क्योंकि वो वहां पे यूरेज सिक्रीट कर रहे हैं, और वो यूरेज जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट को इनहिबिट कर रहा है, लेस एसिडिक बना रहा है, स्टमक के एसिड फॉर्मेशन को कम कर रहा है। तो इसमें बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जैसा कि इस इमेज में है कि ये एच पाइलोरी है, एच पाइलोरी ने क्या रिलीज किया, यूरियस रिलीज किया। यूरियस क्या करता है, यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो अब अगर किसी पेशेंट में एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो रखा है, तो अगर हम उसको यूरिया कंटेनिंग कोई सॉल्यूशन पिलाएंगे, तो उस कंडीशन में जब पेशेंट एक्सेल करेगा, ये सेकंड इमेज में जब पेशेंट ने एक्सेल किया तो उसके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, क्योंकि हमने यूरिया कंटेनिंग सॉल्यूशन पिलाया और एच पाइलोरी इन्फेक्शन ऑलरेडी था। तो पेशेंट का जो एक्सेल वाला जो सेकंड बैग होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो इससे ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होगा कि पेशेंट को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। तो इससे हम बोलते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट, जो कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए दूसरे टेस्ट है स्टूल एंटीजन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट। अब थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके है कि गट हेल्थ। आजकल बहुत कॉमन इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है कि गट हेल्थ, क्योंकि हम स्टमक एंड इंटायर एलिमेंट्री ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा पार्ट इसका भी लिया है, गट हेल्थ। गट माइक्रोबायोम, गट में क्या है, हमारी जो इंटायर एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है उसमें गट माइक्रोबायोम होते हैं। गट माइक्रोबायोम क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो है, जो कि कंप्लीट इंटायर एलिमेंट्री ट्रैक्ट में होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गट है, गट को हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं।
Gut is called second brain because it contain both good and bad bacteria. Gut में good and bad bacteria बहुत होते हैं और ये क्या करता है, हमारे ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं, हमारे ब्रेन में जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं उनको गट कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी फूड क्रेविंग को भी कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं कि हमें कोई चीज बार बार खाने का मन कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी की स्टडीज ये प्रूव करने लग गई हैं कि जो गट है, जो हमारा सेकंड ब्रेन है, यही हमारी फूड क्रेविंग को कंट्रोल करता है, ये हमारी फूड क्रेविंग्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो गट में गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया बहुत होते हैं, दोनों होते हैं, और गट जो है वो सेकंड ब्रेन कहलाता है। इसको हम आगे समझेंगे कि गट क्या है। गट के पास एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है टू इन्फ्लुएंस द ब्रेन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसीजन मेकिंग पे भी हमारा गट का बहुत हद तक कंट्रोल होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे डेयरी मिल्क खाने की बहुत क्रेविंग रहती है, तो मेरे को डेयरी मिल्क खाने की क्रेविंग है क्योंकि मैं डेयरी मिल्क के लिए एडिक्टेड हूँ। तो मैं एडिक्टेड हूँ तो मैं क्या करूंगी, जब भी मैं डेयरी मिल्क खाऊंगी तो मेरी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज जो हैं वो मेरी डेयरी मिल्क की क्रेविंग के अकॉर्डिंग ग्रो करेंगे। सो इन कोर्स ऑफ द टाइम मेरी गट में कोई भी गुड बैक्टीरिया नहीं बचेगा, सारे बैक्टीरियाज वो ही होंगे जो कि डेयरी मिल्क की क्रेविंग को एनहांस कर रहे हैं। तो बैड बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वो बैड बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मैं बार बार डेयरी मिल्क का इंटेक करती रहूंगी। और बार बार डेयरी मिल्क के इंटेक से क्या होगा, डोपामिन सिक्रीट होगा। डोपामिन जो कि हैप्पी हार्मोन है, जैसे ही मैंने डेयरी मिल्क का इंटेक किया डोपामिन सिक्रीट हुआ। अभी डोपामिन जो है वो इंटेस्टाइन की वॉल को पियर्स करेगा और ब्लड में चला जाएगा, राइट। ब्लड में जाके ये ब्लड के थ्रू ये ब्रेन में जाएगा और ब्रेन से और ज्यादा डोपामिन का सिक्रीशन करवाएगा और मेरी क्रेविंग सेटिस्फेक्शन होगी कि मुझे डेयरी मिल्क की क्रेविंग थी और मैंने डेयरी मिल्क खा ली। और जैसे ही मेरे को क्रेविंग सेटिस्फेक्शन होगा तो मेरे को और ज्यादा क्रेविंग होगी और ये एक विशेष साइकिल बन जाता है। तो इससे प्रूव हो रहा है कि गट में एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है हमारे ब्रेन को भी इन्फ्लुएंस करने का इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो ओबीज पीपल हैं, इवन ये स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि जो ओबीज पीपल हैं उनमें ये बैड बैक्टीरियाज ज्यादा होते हैं और ये बैड बैक्टीरियाज हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो सकते हैं। तो ये गुड बैक्टीरियाज जो है वो बाई बर्थ होते हैं और बर्थ के बाद में ये गुड बैक्टीरियाज हमारी इंटेस्टाइन में परसिस्ट करें, सर्वाइव करें, इसके लिए हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी फूड हैबिट्स हैं, हमारी एक्सरसाइज हैबिट्स हैं, ये बहुत कुछ हद तक ही इम्पेक्ट करती है कि गुड बैक्टीरिया आगे तक सर्वाइव कर पाए, परसिस्ट कर पाए। इसके लिए वी नीड गुड बैक्टीरिया टू कंट्रोल आवर क्रेविंग। हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए हमें गुड बैक्टीरियाज की नीड होती है और हमारी एपिटाइट को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एपिटाइट बहुत सारे लोगों में होता है कि बिना एपिटाइट के वो खाए जा रहे हैं या उनको पता ही नहीं चलता कि अब उनका पेट फुल हो गया है, अब उन्हें नहीं खाना है, तो उनका भी ये बहुत बड़ा रीजन है कि गुड बैक्टीरियाज कम है। तो गुड बैक्टीरिया किन फूड्स में ज्यादा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फर्मेंटेड राइस जो हैं उनमें गुड बैक्टीरियाज ज्यादा होते हैं और ये सारा फूड, इस टाइप का फूड अगर हम लेते हैं तो ये बैड बैक्टीरियाज को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है गट ब्रेन एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सिस है। इसमें क्या होता है, गट और ब्रेन में टू वे कम्युनिकेशन होता है और ये जो टू वे कम्युनिकेशन अगर रहेगा, प्रॉपर इंटेक्ट रहेगा, तो हमारा इंटायर एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है, जीआईटी ट्रैक्ट में कोई भी डिजीज, क्रोनिक डिजीज नहीं हो पाती है। तो हमें पूरा एफर्ट इस पे रहना चाहिए कि हमारा ये जो गट ब्रेन एक्सिस है वो इंटेक्ट रहे। और ये गट ब्रेन एक्सिस जो है वो उसमें डैमेज क्यों होता है, इसका डैमेज होने का मेन जो रीजन है वो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। उस कॉर्टिसोल की वजह से ये गट ब्रेन एक्सिस डैमेज हो जाता है और इन दोनों के बीच में, गट और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और इसकी वजह से क्या होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिप्रिवेशन, बेली फैट, ये सब प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। और इसको कॉप अप करने के लिए हम एक ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि इस स्ट्रेस हार्मोन से हमें बचने के लिए हम ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर सकते हैं। और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि DOSE, हैप्पी हार्मोन इज DOSE, D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन। तो ग्रेटिट्यूड से
डोज जो हैप्पी हार्मोन है वो सिक्रीट होंगे और अल्टीमेटली आपका गट ब्रेन एक्सिस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये हैप्पी हार्मोन से। नेक्स्ट आता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आर्सेनिक एल्बम। अभी टाइम कम है, मैं सिर्फ मेडिसिन के नाम बता देती हूँ। आर्सेनिक एल्बम, नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज, नेक्स्ट है नेक्सोमिका, पल्सेटिला, हाइड्रेसिस, लाइकोपोडियम, कालीबाई, फॉस्फोरस, सल्फर, ब्राइनिया एल्बा, कैलकेरिया कार्ब, चाइना, मर्कसोल, अर्जेंटम नाइट्रिकम। राइट, नेक्स्ट आता है डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस, इसमें हम कुछ ऐसी डाइट हैं जो कि हम हमारी डाइट में इनकल्टेट करते हैं तो अल्सर से काफी हद तक प्रोटेक्शन की जा सकती है। इसमें फर्स्ट आता है सोल्यूबल फाइबर्स। सोल्यूबल फाइबर्स में ओट्स, लेग्यूम्स, बीन्स, फ्लैक्स सीड्स, नट्स, ऑरेंज, एप्पल्स एंड कैरेट्स, इन सब के इंटेक से अल्सर्स को हम कम कर सकते हैं। विटामिन रिच फूड जैसे कि ब्रोकली, पालक, स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, ये सब फूड क्या करते हैं, म्यूकस, हमारे स्टमक में म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेविनोइड रिच फूड। फ्लेविनोइड रिच फूड क्या होते हैं? फ्लेविनोइड क्या होते हैं? ये बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत सारे प्लांट बेस्ड फूड जो हैं उनमें मिलते हैं और इनका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट होता है। और अगर हम पेप्टिक अल्सर की बात करें तो ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है उससे फाइट करने में और म्यूकस सिक्रीशन में बहुत हेल्प करते हैं, जिनमें कि फ्लेविनोइड रिच फूड में बेसिक मेन फूड आते हैं स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, क्रेनबेरीज एंड गार्लिक। नेक्स्ट है बनाना। नेक्स्ट आता है ड्रिंक्स। ड्रिंक्स में कुछ ड्रिंक्स हैं जैसे कि क्रेनबेरी जूस और ग्रीन टी, ये दोनों भी एच पाइलोरी इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत हद तक हेल्प करते हैं। अब कुछ एक योगा पोजेज हैं जो कि हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। फर्स्ट है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका क्या करती है? भ्रस्त्रिका से क्या होता है, बहुत फास्ट हम ब्रीदिंग करते हैं, उस वजह से क्या होता है, डायफ्राम बहुत फास्टली अप एंड डाउन मूव करता है। इस वजह से इंटरनल ऑर्गन्स का जो मूवमेंट बहुत फास्ट होता है और इस वजह से डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक तरह से मसाज होती है और ये बहुत हद तक गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है पवन मुखासना या विंड रिलीविंग पोज। इसमें भी सेम है, ये जो गैस ट्रैप हो गई है, एसिडिक बहुत एसिडिटी है, ब्लोटिंग को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और रेगुलर बाउल मूवमेंट्स रेगुलर हो पाती हैं और गैस रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो ठीक हो पाते हैं। नेक्स्ट है गोमुखासन। गोमुखासन जो है वो भी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग की वजह से डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और बाउल मूवमेंट्स को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट भुजंगासन। भुजंगासन जो है वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है एंड डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है उस्त्रासना, कैमल पोज। इसमें क्या होता है, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा क्योंकि स्टमक को स्ट्रेच करता है, इंटेस्टाइन को स्ट्रेच करता है जिसकी वजह से डाइजेशन इंप्रूव होगा और एड्रेनल ग्लैंड जो है उनको स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है शशांकासना। ये क्या करेगा, ये जो है ये टॉक्सिन्स, जो बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स हैं इनको रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करेगा, ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट स्पाइनल ट्विस्ट। स्पाइनल ट्विस्ट जो है वो भी बेसिकली डाइजेस्टिव ज्यूसेस को के सिक्रीशन को प्रमोट करती है और जेंटल मसाज होती है क्योंकि बॉडी इसमें ट्विस्ट कर रही है, उस ट्विस्ट की वजह से ईच ट्विस्ट के साथ में बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी जेंटल मसाज हो रही है और इस वजह से गट हेल्थ इंप्रूव होती है। थैंक यू। अंशुल जी, आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत ही हमेशा अच्छा बताती ही हैं और आज भी आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा है। एक चीज को मैं इसमें जोड़ूंगा, आपने गट ब्रेन जो एक्सेस का चर्चा किया वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, ड्यूडेनल अल्सर, जो भी अल्सर की बात करते हैं और माइंड, ये दोनों आपने भी बहुत अच्छा लिंक करके बताया। और बेसिकली जो माइंड का रिलेशंस जो है, सो
हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने जीवन का कितना भाग जो है सो खाने के लिए सोचते रहते हैं। सारा कहते हैं कि भूखे भजन न होय को पाला, है ना। ये हम लोग के यहाँ कहावत है कि भूखे भजन न हो तो पाला, यानी कि पेट के लिए ही। और लेकिन एक चीज को हम लोग देखते हैं, तो आप पूरे संसार में आप देखिएगा, जो डेथ फ्रॉम हंगर और डेथ फ्रॉम ईटिंग, ये दोनों के बीच में अगर रेशियो निकालेंगे तो डेथ फ्रॉम ईटिंग ज्यादा है और हंगर कम है ना। जो स्टारवेशन का डेथ है वो बहुत ही कम है, उसके सामने में परसेंटेज उसका बहुत कम है। लेकिन जो खाने से लोग कहते हैं खाते खाते मरना, ये ज्यादा इसका है। तो हम इसका मतलब क्या है कि जो खाने की जो आदत है, इसमें दो रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिपोर्टरी में। एक है बुलिमिया और एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब होता है कि खाना नहीं खाना, खाने से नफरत हो जाना। और एनोरेक्सिया नेफ्रोसा जनरली लड़कियों में और यंग लेडीज में देखने को मिलता है, जो अपने आप को स्लिम बनाने के लिए खाना नहीं खाती हैं, एस्केप करती हैं, और धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। और लेकिन उनके अंदर में आप लास्ट स्टेज में देख, और वो अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए एक प्लस पॉइंट उनके अंदर होता है कि वो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा, एंटीऑक्सीडेंट फूड ये सबको ज़्यादा लेती है, इसलिए कुछ मेंटेन भी कर लेती हैं। लेकिन बहुत लोगों के अंदर में आपको अल्सरेशन का क्रिएशन हो जाता है एनोरेक्सिया में। और उसी तरह से जस्ट उसका अपोजिट है बुलिमिया। बुलिमिया कहते हैं कि बार बार खाने का आदत हो, थोड़ा सा हमेशा, मतलब कि दे आर नॉट ईटिंग बाय द हंगर, दे आर ईटिंग बाय द मेंटल हंगर, है ना। खाने का जो मन में जो दिमाग में बैठा खाना है खाना है खाना है, तो हमेशा हम खाते रहते हैं। बुलिमिया हैबिट, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, दोनों जो है सो नर्वस है और गट से रिलेटेड रूब्रिक्स है, जो हम लोग पेशेंट में अक्सर हम लोग देखा करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जबकि हम लोग अल्सरेशन या स्टोमक रिलेटेड या गैस्ट्रिक रिलेटेड डिजीज को हम लोग देखते हैं। तो और खास करके जब पेन होम्योपैथिकली हम लोग आपने कुछ दवाई का थेराप्यूटिक्स बताया है, बहुत अच्छा है। लेकिन थेराप्यूटिक्स से ज़्यादा जरूरी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल चेंजेज, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज और लाइफ स्टाइल चेंजेज को मेंटेन करना हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हम लोग अपने आप को ये कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम डेथ जो है हमारे जीवन का, लोगों का, संसार का, वो आपका दो ही एरिया है, क्योंकि एक्सपोजर एरिया कहलाता है। एक गैस्ट्रिक एरिया एक्सपोजर एरिया है, और दूसरा है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कम है, लेकिन उससे ज़्यादा जो परसेंटेज है, मैं जो समझता हूँ, वो आपका गैस्ट्रिक एरिया ही है, यानी कि खाने का एरिया ही है। इसीलिए हम लोगों को जो पेशेंट के साथ में देखना पड़ेगा, वहाँ पर हम लोग को इस चीज़ को काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। डाइट प्लान, मैं अक्सर जो डाइट पेशेंट को जो एडवाइस करता हूँ, उसके अंदर में एक फार्मूला मैं लोगों को बताता हूँ। एक बोलता हूँ कि जो रुचे जो पचे, यानी कि जो आपको अच्छा लगता है और जो आपको पच जाता है ना, इस फार्मूला को आपसे खाना खाइए। मैं कोई परहेज नहीं बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको अच्छा जो लगता है खाइए, लेकिन उस अच्छा लगने का मतलब ये होता है कि आपको शरीर में डाइजेस्ट, बॉडी एक्सेप्टेंस भी करा, यानी कि माइंड गट का दोनों का रिलेशनशिप बन जाएगा, तो आपका वो खाना जो है सो अमृत हो जाएगा। लेकिन अच्छा लग रहा है लेकिन पेट को नहीं पच रहा है, या पेट को पच रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, तो माइंड गट रिलेशनशिप जो है सो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। इस फार्मूला को हम लोग पेशेंट को, मैं करीब करीब जो भी पेशेंट आते हैं, इवन डायबिटिक पेशेंट्स को मैं कहता हूँ कि आप ये इस फार्मूला से खाना खाइए, चीनी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आप चीनी या मीठा या चावल अगर खाते हैं, पोटैटो ये सब लेते हैं, तो अगर वो आपके शरीर को सूट कर रहा है, सूट करने का मतलब है कि आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आपके लिए उत्तम है। अगर कुछ लोग को, हम लोग कहते हैं ना, हम लोग के कुछ एरिया है इन भारतवर्ष में, जैसे हमारे बिहार में ही मिथिला एक एरिया है, वहाँ कहा जाता है कि वो स्वीट मीठा का बहुत ज्यादा प्रचलन, एक एक आदमी 10-10 रसगुल्ला एक बार में खा सकता है ना। तो ये बंगाल में भी वैसे ही कहते हैं।
तो फिर चावल की बात करें तो सब जगह का खाने का अप्रोच अलग अलग है। तो बहुत अच्छा लगा आपका अंशुल जी। फिर आपका सेशन तो एक यही हुआ है, हम लोग अगला सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। निशांत थैंक जी, यू सर। आप सेशन को क्लोज करके डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर करेंगे। एंड थैंक यू डॉक्टर अंशुल, फिर आप आइए। थैंक यू सर। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सर। So now the session is handed over to Dr. Dhanesh. You can start your session now, sir. Dr. Dhanesh, you are here? Yes, sir. Yeah. Thank you. Thank you very much, sir.